बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रास्ते में दानिया का हाथ जबरदस्ती पकड़े खड़ा था। दानिया मेरी दोस्त थी, पर अभी गुस्से में थी। हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाने लगा जब ही एक बूढ़ा मौलवी आगे बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, बेगैरत, छोड़ बच्ची का हाथ। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैंने उस बुढ़े से कहा, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। मैं वहां से चला गया। घर जाकर मालूमात ली तो मालूम हुआ कि उस मौलवी की एक हाफिज बेटी है जो रोज मदरसे जाती है। अगले दिन ही मैंने उसकी बेटी को अगवा कर लिया और अपने फ्लैट पर ले गया। वो नकाब में खौफ से इज्जत की भीख मांग रही थी। उसके नाजुक हसीन हाथ मेरे आगे जुड़े थे कि मैंने बहुत जोर से उसके मुंह पर थप्पड़। मुझे मेरे दोस्त ने शहर के एक मशहूर कैफे में मदऊ किया। मैंने फौरन दानिया को कॉल की क्योंकि मैं अक्सर नाइट पार्टीज में उसे ही साथ लेकर जाता था। मैंने उससे कहा कि पहले क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चले, लेकिन उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दानिया लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद करती थी। ऐसे में उसका इनकार मुझे बिल्कुल भी समझ न आया, तो मैं हैरान होकर बोला, खैर तो है आज? दानिया इनकार कर रही है? मैं पुरमिज़ा लहजे में बोला। मेरी बात पर वो बेजार होकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस सोने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन कहा, ठीक है, पर मैं भी नहीं चाहता। लेकिन मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और बगैर खुदा हाफिज किए उसने फोन बंद कर दिया। तो मुझे तशवीश सी हुई कि खुदा खैर करे, कहीं इसकी ज्यादा तबीयत खराब ना हो। एक दिल चाहा कि उसके घर जाऊं और उसका हाल अहवाल लूं, लेकिन फिर मैं पार्टी में लेट हो जाता। इसीलिए मैंने अपना इरादा बदल डाला और यही सोचा कि पार्टी से जल्दी उठकर दानिया के घर चला जाऊंगा। यह ख्याल मुझे बेहतर लगा और मैं अपनी तैयारी करने लगा। पार्टी शहर के मशहूर कैफे में रखी गई थी, लेकिन मैं जब अपनी धुन में गाड़ी की चाबियां उंगली में घुमाते हुए कैफे में दाखिल हुआ तो रंगो नूर के सैलाब में हल्के हल्के नकरई कहकहे और मधुर मधुर सी मौसीकी ने मेरे मूड को फ्रेश कर दिया। पार्टी के माहौल में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। मौसीकी की रोमांटिक धुनें फिजा में लहरा रही थी और लोग बेफिक्री से एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। नाइट पार्टीज मेरी जान थी। यही वजह है कि मैं यहाँ आकर एकदम से फ्रेश हो जाता। मैं मुस्कुराते हुए बार काउंटर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मेरी नजर कोने में खड़ी हुई दानिया पर पड़ी तो मैं चौंक सा गया। एक पल को मुझे लगा कि यह मेरा वहम है। भला दानिया इस पार्टी में कैसे आ सकती है? वो तो बीमार थी। उसने तो मुझसे फोन पर बात भी मुकम्मल नहीं की और सोने का कहकर फोन बंद कर दिया था। फिर वो यहाँ क्या कर रही है? मैंने इस तरह में अपने बालों में उंगलियां फेरी और दोबारा से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जहां वो खड़ी थी वहां मुझे अब दानिया के साथ शहरी भी खड़ा दिखाई दिया। तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शहरी के साथ इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी कि मैं हैरान हो गया। इतनी खुश तो कभी भी वो मेरे साथ दिखाई न दी थी जितनी शहरी के साथ खुश नजर आ रही थी। बात बात पर मुसलसल कहे लगाकर हंस रही थी। उन्हें यूं एक साथ देखकर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। चंद सेकंड पहले जो पार्टी की रंगीनियां मुझे अच्छी लग रही थी, अब वो सब मेरी आंखों के सामने मांद पड़ गई और ये सिर्फ और सिर्फ दानिया की वजह से ऐसा हुआ। मेरा मूड एकदम से ऑफ हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर दानिया को मेरे साथ मसला था और वो मेरे साथ नहीं जाना चाह रही थी तो मुझे साफ साफ बता देती। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो अच्छी तरह ये बात जानती भी थी कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। मैंने हमेशा दानिया को ये बात समझाई थी कि सच बोलकर जितना चाहो मेरा नुकसान कर देना, मगर मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन इसके बावजूद उसने मेरा मान तोड़ा था। मैं अपने मान टूटने की वजह से शदीद बेचैन था। इतनी सी बात पर आखिर उसने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैं जानता था कि मेरा गुस्सा शदीद नौयत का होता है, इसीलिए मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मैं दानिया के करीब गया और खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन बावजूद कोशिश के मैं अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक दानिया ने नाक सुखेरते हुए शहरी को कहा कि ये खास खुशबू तो आर्यन इस्तेमाल करता है, और फिर वो दाएं बाएं देखते हुए जो ही पलटी तो मुझे देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई। उसकी आंखों में हैरत और इस्तराब की झलक थी, लेकिन फिर जल्दी उसने अपने चेहरे के तासुरात से परेशानी हटाकर खुद को रिलैक्स जाहिर करना शुरू कर दिया। तुम? दानिया ने हैरानी से पूछा तो मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, क्यों? मुझे यहाँ आना मना है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि लॉन्ग ड्राइव पर चलना है। हाँ, वो मैंने तुम्हारे साथ प्लान किया था, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब थी और तुम्हें जल्द सोना था, इसीलिए मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और यहाँ आ गया। वो मेरी बात सुनकर नजरें चुराने लगी। तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम्हें तो इस वक्त बेड पर होना चाहिए था, मगर तुम तो शहरी के साथ यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही हो। लगता है गुलछर्रे उड़ाने के लिए तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, है ना? मैंने अल्फाज को चबाते हुए कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकदम गुस्से में आ गई। ये तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? व्हाट नॉनसेंस!
हाँ भाई, अजीब जमाना आ गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर एकदम से बिफर गया। तो शहरी मेरे और उसके दरमियान आकर बोला, क्या हो गया गाइस, तुम दोनों आराम से भी तो बात कर सकते हो। मगर मैं गुस्से से उसकी तरफ पलटा और उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तैश में बोला, बेहतर होगा तुम हमारे दरमियान से निकल जाओ, वरना। मैंने उसे धमकाते हुए कहा तो वो एकदम से बोला, वरना? वरना क्या मतलब है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो मुझे आंखें निकालता हुआ बोला। मैंने भी उसी अंदाज में उसे जवाब दिया, यही समझ लो। इससे पहले कि शहरी मजीद कोई सख्त बात करता या हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते, दानिया ने मुझे टोकते हुए गुस्से से कहा, आर्यन अपनी हद क्रॉस मत करो। तो मैं उसकी तरफ देखकर पहुंचकर रह गया। वो मुझे शहरी के सामने तमीज दिला रही थी तो मैं उसकी इस बात पर विफर गया। क्या मैंने हद क्रॉस की है? कुछ वजाहत देना पसंद करोगी? इसे हद क्रॉस करना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? किस कदर बदतमीजी से तुमने मुझे कहा कि मैं यहाँ शहरी के साथ गुलछर्रे उड़ाने आई हूँ। तुम्हें ये बात करने का हक किसने दिया? मेरी और तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है, कोई निकाह नहीं हुआ है कि तुम मुझ पर हक जताते फिर रहे हो। ना ही मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं कहीं बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकल सकती। मेरा जिसके साथ दिल करेगा मैं बात करूंगी, जहां दिल करेगा पार्टीज में जाऊंगी। हर जगह तुम्हारा दुमछल्ला बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। आइंदा प्लीज बोलते वक्त बहुत ख्याल रखना कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो मैं इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसते हुए बोला, तुम्हें तो बहुत उम्दा तकरीर करनी आती है। मेरे ख्याल में तुम्हें कॉलेज में अगली बार डिबेट में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मेरी बात का जवाब देने के बजाय दानिया खामोश होकर दूसरी तरफ देखने लगी। इतने में शहरी ने दानिया से कहा, क्यों ना हम रूफ पर चलें, वहां पर काफी अच्छी हवा चल रही है। लेकिन दानिया ने उसे इनकार कर दिया और कहा, नहीं मैं यहीं ठीक हूं। तो शहरी कंधे उचकाता हुआ वहां से चला गया। जाने क्यों मुझे दानिया पर एकदम से टूट कर प्यार सा आया। शहरी को उसका इनकार करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल में जो दानिया के लिए गुस्सा सा भर गया था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन वो मुंह फुलाए हुए नाराज सी खड़ी रही। तो मैं उसे समझाते हुए बोला, मैं भी तुम्हें अपनी दोस्त की तरह ही समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हें लेकर क्या क्या एहसासात और जज्बात है, फिर भी तुम मुझे सताती हो। अगर तुमने पार्टी में आना ही था तो मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा देकर यहाँ आने की क्या तुक बनती है? दानिया की आंखों में शोले भड़क उठे। क्या फजूल बातें कर रहे हो आर्यन, मैं तुम्हें भला धोखा क्यों दूंगी? मेरा बस मूड बन गया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ। आर्यन ने एक लम्हे के लिए सोचकर उसे कहा, तुम मुझे भी तो साथ आने का कह सकती थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर शहरी के साथ थी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? वो मेरी बात पर इंतहाई संजीदा होते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे जैसे चाहूं गुजारूं। जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी बगावत नजर आई तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन यह भी सच था कि मैं उसे किसी के साथ देख भी नहीं सकता था। दानिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, देखो आर्यन, एक बात अपने पल्ले बांध लो। आइंदा जब भी मुझसे कोई बात करने लगो तो सोच समझ कर बात करना। तो उसकी बात सुनकर मैं एकदम से अपना कंट्रोल फिर से छोड़ने लगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सोच समझ कर बात करूं तो बेहतर होगा कि तुम अपने दोस्तों का इंतखाब कर लो। ये फजूल शहरी टाइप के लड़कों के साथ बात करने, कह कहे लगाने से परहेज करो। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये सिखाओगे कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? तो ये तुम्हारी शदीद भूल है आर्यन। ये कहकर उसने टेबल से अपना पर्स उठाया और फौरन आगे की तरफ बढ़ गई। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। मैं जान चुका था कि मेरे और उसके दरमियान बात बढ़ गई है। हालांकि इसमें सरासर गलती उसकी थी, लेकिन वो अपनी गलती तस्लीम करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं हो रही थी और ये बात मेरे अंदर बैक वक्त गुस्सा और झुंझुलाहट पैदा कर रही थी। मैं एकदम से उसके पीछे लपका और उसे रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो? अब आ ही गए हैं तो पार्टी एंजॉय करके ही जाएंगे। लेकिन वो मेरी बात सुनी अनसुनी करती हुई बाहर निकल गई। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर गया हूं। मैं जानता था कि वो मुझसे खफा होकर बाहर जा रही है, इसीलिए मैं तेजी से उसके पीछे लपका और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह गुर्रा कर बोली, आर्यन क्या मसला है तुम्हारा? मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरा मसला तुम हो। चलो आओ पार्टी में चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा तो फिर घर चली जाना। तो वो एकदम गुस्से से बोली, नहीं, मेरा पार्टी अटेंड करने का अब कोई मूड नहीं है। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे घर जाना है। अच्छा चलो यूं ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टहल लेते हैं, थोड़ी हवाखोरी करेंगे तो बेहतर फील होगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक खुशीली सी चमक आई और वो आहिस्ता से बोली, आर्यन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? जब मैं कह रही हूँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ तो फिर बात खत्म। ये कहकर वो जो ही मेरे पहलू से निकलने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी यूं अचानक उसका हाथ पकड़ने पर
वो उकताए हुए लहजे में गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ। उसका लहजा मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने ये सोचकर कि वो भी परेशान है उसका हाथ नहीं छोड़ा और आहिस्ता से मजाक में कहा, ये हाथ जो मैंने पकड़ा है ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। तो वो गुस्से से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो आर्यन? वो चिल्लाई। तुम्हें किन अल्फाज में वजाहत दूं? कौन सी जबान बोलूं तुम्हारे आगे जिससे तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उसे मजीद सताने की गर्ज से अजराह मजाक कह डाला। हिम्मत है तो अपना हाथ छुड़वा कर दिखाओ। उसके और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही थी कि अचानक एक बूढ़ा मौलवी अपनी चिंगारती हुई आवाज में जोर से बोला, ए लड़के, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज पर मैंने और दानिया ने पलट कर देखा तो वह बूढ़ा, जिसकी आंखों में मेरे लिए सख्ती और गुस्सा था, अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। बच्ची का हाथ क्यों पकड़ रखा है तुमने? लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरेआम दूसरों की बहू बेटियों का हाथ पकड़ते हो। तुम लोगों की आंखों में शर्म भी मर चुकी है। बेशर्म ना हो तो। उसने गुस्से से कहा तो मेरे साथ साथ दानिया भी हैरान होकर उस बूढ़े की तरफ देखने लगी। दानिया का हाथ अभी भी मेरे हाथ में ही था। इतनी देर में वो बूढ़ा मौलवी हमारे पास पहुंचा और आते साथ ही उसने मुझ पर हुक्म सादिर किया, इस बच्ची का बाजू छोड़ दो। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही अचानक मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे जोरदार थप्पड़ दे मारा। दानिया का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और मेरा दूसरा हाथ अपने गाल पर चला गया। मैं उस कमजोर बूढ़े मुरियल आदमी से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो यूं मुझ पर हाथ उठाएगा। मेरी हैरानगी कब गुस्से में बदलने लगी मुझे खुद भी पता न चला। वो बूढ़ा दानिया से मुखातिब होकर बोला, बेटी आप चली जाएं जहां पर भी जाना है, और कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर ना आया करें, और अगर आना भी हो तो साथ में अपने किसी महरम को लेकर आया करें। इन जैसे लुच्चे लफंगे अकेली लड़की को देखकर यूं ही आप इसे बाहर हो जाते हैं, और लड़कियों की इज्जत भी बहुत नाजुक होती है, तो अपना ख्याल आपको खुद ही रखना चाहिए। दानिया का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। वो चंद कदम पीछे हटी और मुझे नजरअंदाज करते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ गई, जबकि वो बूढ़ा वहीं खड़ा था। लेकिन मैं तो जैसे पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उस वाक़े ने मेरा दिमाग माउफ करके रख दिया। मैं अंदर तक बेचैन हो गया। मौलवी के थप्पड़ ने मेरे दिल में गुस्सा और इंतकाम की चिंगारी भड़का दी थी। वो मौलवी वहां से जाने लगा तो मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तो उस मौलवी ने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से मुझे कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। यकीनन तुम किसी अमीर कबीर बाप के बेटे हो, लेकिन मेरा अल्लाह तुम सबसे बड़ा है, और ये मेरा ईमानी तकाजा था कि एक बुराई जो सरेआम हो रही है उसको हाथ से रोक सकूं। ये कहकर वो तो चला गया, लेकिन अब मेरे अंदर की अना और गैरत का तकाजा था कि उसका जवाब दिया जाए। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तारी से वहां से निकल आया। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मेरे जहन में बस यही सवाल था कि आखिर वो मौलवी कौन था? उसे यह हक किसने दिया कि वो मुझे रोककर मेरी जिंदगी में मुदाखलत करे? मैं इस बात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई अजनबी मेरी इज्जत के साथ खेल कर चला जाए। मैं बेमकसद गाड़ी सड़कों पर घुमाता रहा और फिर जब बहुत थक गया तो घर की राह ली। लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त हमारे घर में कोई भी नहीं होगा, जबकि मुझे एक ऐसे गमखार की जरूरत थी जिससे मैं अपना दुख बांट सकता। फिर भी एक मासूम सी उम्मीद पर मैंने घर के सारे कमरों में झांका। हर तरफ सन्नाटा था, बिल्कुल मेरे दिमाग में फैले सन्नाटे की तरह। मेरे जहन में उन तमाम लम्हों की तस्वीरें चलने लगी जब मैं छोटा था और स्कूल में पहली बार एक बड़ा इनाम जीता था। तब भी मेरे वालिदैन वहां नहीं थे, तब भी मैंने अकेले ही उसकी खुशी का जश्न मनाया था। ऐसे लम्हे मेरी जिंदगी में बहुत थे, मगर आज के वाक़े ने उन सब का दर्द फिर से ताज़ा कर दिया था। मेरे वालिदैन रात के इस पहर घर पर नहीं थे। ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसा अक्सर होता था कि वो अपने कामों में इतने मसरूफ हो जाते कि उन्हें अपने ही बेटी की हालत का इल्म नहीं होता था। मेरी वालिदा एक मशहूर समाजी कारकुन थी। उनके दिन का बेशतर हिस्सा जरूरतमंद लोगों के मसाइल हल करने और उनके लिए सहूलतें मुहैया करने में गुजरता था। अक्सर उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना है। ये बात सुनकर मुझे कभी फख्र भी होता था, लेकिन अक्सर मेरे दिल में एक छोटा सा दर्द भी पैदा होता कि उनके पास मेरे लिए ही वक्त नहीं है। मेरे वालिद भी कुछ कम नहीं थे। वो एक एनजीओ चलाते थे और उनका मानना था कि इस दुनिया में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से बाहर निकलें और माशरती फलाह के लिए कुछ करें। मगर वो बातें अक्सर सिर्फ बातें ही रह जाती। जब उनकी मौजूदगी और मोहब्बत की ज़रूरत मुझे होती थी तो वो कहीं ना मिलते। उन दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी और दोनों ही अपनी इस दुनिया में खुश थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में उनकी एक औलाद जब जज्बाती तौर पर टूट फूट का शिकार होती है तो उसे भी केयर की ज़रूरत होती है। मैं उस वक्त शदीद जज्बाती बहरान से गुजर रहा था।
मैं दानिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन कुछ अरसे से मैं ये बात नोट कर रहा था कि दानिया मुझसे पीछा छुड़ा रही है। वो मेरी मोहब्बत का जवाब अब मोहब्बत से नहीं देती जैसे पहले दिया करती थी, और मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर अभी इसी वक्त मेरे वालिदैन मुझे मुयस्सर होते तो मैं उनसे सलाह लेता कि मुझे इस मोड़ पर क्या करना चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ, जिसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो अब मेरे अलावा सबसे ही बात कर रही थी, और यही बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। और आज तो दो बातें मेरे लिए गैर मुतवक्के हो गई। एक तो दानिया का रवैया जो मेरी समझ से बालातर था, और दूसरा वो मौलवी जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये जाने बगैर कि मैं कौन हूं या मेरा दानिया के साथ कितना करीबी रिश्ता है, उस मौलवी का थप्पड़ याद आते ही मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपने गाल पर चला गया। लेकिन मुझे अचानक एक तल्ख ख्याल आया कि मौलवी तो अनजान आदमी था। वो मेरे और दानिया की नजदीकियों के बारे में नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, और मैंने मजाक में उसका हाथ पकड़ रखा है। लेकिन दानिया तो ये बात जानती थी ना। उसने मौलवी को कुछ क्यों नहीं कहा? उसने मौलवी को ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये मेरा दोस्त है? अगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन वो चुपचाप मौलवी की तरफ देखती रही, जैसे उसकी एहसानमंद हो। इस ख्याल के आते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरी बेचैनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। मुझे रह रहकर उस मौलवी पर गुस्सा आने लगा। बल्कि सच कहूं तो दानिया का गुस्सा भी मुझे उस मौलवी पर निकालने का दिल चाह रहा था। नफरत और इंतकाम की आग मेरे अंदर चलने लगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी था। मौलवी के थप्पड़ और दानिया की बेरुखी ने मेरे दिल में एक गहरी चोट लगाई थी। मैं इस पर बात करना चाहता था, लेकिन किससे बात करता? यहां तो मैं तन्हा था। मैं सोफे के कोने में बैठकर सोचने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर इंतकाम की आग मेरे अंदर रोशन हो गई। मैंने अपने दिल की बेचैनी को कम करने के लिए कमरे में टहलना शुरू कर दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मेरे वालिदैन घर वापस आए तो मैं फौरन अपने कमरे से बाहर निकला और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। वो मुझे देखकर हैरान होकर बोले कि मैं अब तक क्यों जाग रहा हूं, सोया क्यों नहीं? तो मैंने हिम्मत जमा करके अपनी मां से कहा, अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे थकी थकी नजरों से देखा। बेटा अभी नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूं, कल बात करेंगे। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरे वालिद भी मेरी तरफ देखकर थके हुए लहजे में बोले, बेटा कोई जरूरी बात है तो कल कर लेना, आज हम बहुत थक चुके हैं। और वो भी अपने कमरे में चले गए। मेरे दिल में गम और गुस्से की लहरें दौड़ने लगी। मैंने सोचा कि शायद मेरे वालिदैन को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितना परेशान हूं। शायद मैं उनकी जिंदगी में एक ऐसी इजाफी चीज हूं जिसकी जरूरत उन्हें कभी महसूस ही नहीं होती थी। लिहाजा मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा कि अब मुझे बड़े हो जाना चाहिए। मैं कब तक उनके ऊपर इन्हिसार करूंगा? मुझे अपने मामले में किसी से सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, बल्कि जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। लिहाजा मैंने मौलवी से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया और दिल दिल में प्लानिंग करने लगा कि सबसे पहले उस मौलवी के बारे में जानना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। मैंने अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों को कॉल की और उस वाक़े के बारे में बताया। सबने मेरी बातें सुनी और कुछ ने तो यही मशवरा दिया कि मामले को यहीं छोड़ दो। लेकिन मेरा गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे हर सूरत बदला लेना था। मैं रातों को सो नहीं पाता था। मौलवी का थप्पड़ मेरे चेहरे पर नक्श हो गया था। ये थप्पड़ सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरी इज्जत और वक़ार पर भी पड़ा था। इसीलिए एक दिन मैंने बेख्याली में सलीम को कॉल कर दी। वो 2-3 बार जेल जा चुका था और मुजरिमाना रिकॉर्ड भी रखता था। उससे मुलाकात एक ऐसी ही नाइट पार्टी में हुई थी। बंदा मुझे काफी जीदार लगा तो मैंने उससे सलाम दुआ रख ली। आज वही सलाम दुआ मेरे काम आ गई। मेरे जिगरी दोस्त जो मुझे इंतकामी कार्रवाई से दूर रखने की तलकीन कर रहे थे, वहीं पर जब मैंने सलीम से बात की तो उसने मुझे हौसला देते हुए कहा कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं तो जरूर निकालें, मैं आपके साथ हूं। उसका ये कह देना मेरे लिए काफी था, क्योंकि ये बात मेरे जहन में समा गई थी कि जब तक मैं बदला नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इस जज्बे को महमीज करने में सलीम ने मेरा साथ दिया। मैं दिन की रोशनी में सलीम को उसी कैफेटेरिया के करीब लेकर गया और एक कोने में जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और उसे मुकम्मल जुज़ियात के साथ सारी बात बताई। सलीम ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर मुतफक्किर अंदाज में बोला, आप उससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन कैसा बदला? क्या आप उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। सलीम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वादा किया, मैं आपके साथ हूं, जहां आप कहोगे मैं आपकी मदद के लिए मौजूद रहूंगा। हमने तय किया कि मौलवी की निगरानी करेंगे, उसके रोजाना की मामूलात पर नजर रखेंगे ताकि हमें उसकी कमजोरियों का अंदाजा हो और हमें किसी मौके पर
उसके खिलाफ कोई कदम उठाने का मौका मिल सके। अगले दिन से हमने मौलवी की सरगर्मियों पर निगाह रखना शुरू कर दी। वो सुबह मदरसे आता, बच्चों को दीनी तालीम देता और शाम को घर चला जाता। रोजाना का यही मामूल था। हम दोनों एक कैफेटेरिया में बैठकर उसे देखते और वक्तन फवक्तन उसकी हरकत सकनात पर नजर रखते। पहले पहल कुछ खास सामने नहीं आया, मगर फिर एक दिन हमें एक ऐसा मौका मिला जिसने हमारे मंसूबे को एक नया रुख दिया। एक दिन जब हम कैफेटेरिया में बैठे थे, मौलवी कमालुद्दीन मदरसे से बाहर निकला। उसके साथ एक लड़की थी जिसने अबाया और हिजाब पहन रखा था। उसके चेहरे से आंखों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों मदरसे के सामने कुछ देर रुके। मौलवी ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कुछ बातें की। ये मंजर हमारे लिए हैरानकुन था। सलीम ने मेरी तरफ देखा और जेरे लब बोला, क्या ये इसकी शागिर्दा हो सकती है या शायद कोई करीबी रिश्तेदार? फिर उसने मजीद कहा, कहीं ये इसकी बेटी तो नहीं है? मैं सलीम की बात सुनकर एकदम से चौंक गया और उसकी तरफ पलट कर देखा। सलीम की बात मेरे जहन में जाकर अटक गई। मैंने दोबारा पलट कर लड़की की तरफ देखा तो वो उसके पास से रुखसत हो रही थी और मेन स्टॉप की तरफ जाने लगी। मौलवी की बेटी? मैंने जेरे लब दोहराया। अगर ये लड़की मौलवी की बेटी है तो बदले की नौयत तो वाज़ेह हो गई। ये ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और सलीम भी मेरे इरादे को भांपते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। अगले चंद दिन हमने उस लड़की की सख्त निगरानी शुरू कर दी। हर सुबह वो मौलवी के साथ मदरसे से निकलती और कुछ फासले पर बस स्टॉप तक जाती, फिर अकेले बस में सवार होकर चली जाती। हमने वक्त नोट कर लिया कि वो कब यहां से गुजरती है और कब हमें उसे काबू में लेना है। मौलवी कमालुद्दीन के थप्पड़ ने मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़का दी थी जिसे बुझाने का भी एक ही रास्ता था कि किसी तरह से उसकी बेटी के साथ राहो रस्म बढ़ाए जाए और उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे ऐसा इंतकाम लिया जाए कि मौलवी आइंदा किसी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए 100 दफा सोचे। एक हफ्ते की बाकायदा निगरानी से मैं ये बात तो जान गया था कि मौलवी इस मदरसे के अंदर ही रिहाइश रखता है और उसकी फैमिली भी यहीं पर है, और ये लड़की जिससे उसका गहरा रिश्ता है वो यकीनन इसकी बेटी ही होगी, क्योंकि ये लड़की जब सुबह निकलती थी तो शाम को वापस उस मदरसे में आती, वो भी उनके साथ ही रहती थी। इसके अलावा मैंने उन दोनों बाप बेटी को कहीं और आते जाते नहीं देखा। अब मुझे सिर्फ ये जानना था कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है और उसके मामूलात क्या हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि वो बेहद मासूम और खामोश तबीयत की मालिक थी। शायद उसने कभी किसी गैर मर्द से बात भी ना की हो। यही तो वो बात थी जो मुझे उस लड़की की तरफ खींच रही थी। मैंने उसके मामूलात को जब अच्छी तरह से समझ लिया तो मेरे इल्म में कुछ बातें आईं, जिनमें से एक ये थी कि वो बच्चियों के मदरसे में आलिमा है और रोज सुबह वहीं पढ़ाने के लिए जाती है और शाम से जरा पहले वो तन्हा वापस आ जाती है। एक दिन जब मैंने उसे मदरसे के लिए निकलते देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसे एक दो आवाजें दी। उसने पलट कर देखा, मगर किसी बात का जवाब दिए बगैर तेज तेज कदमों से चलती रही। उसकी खामोश अदा ने मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। जब मुझे यह अंदाजा हो गया कि उसका रोज का यही मामूल है तो एक दिन मैं उसके घर से निकलने से पहले ही मदरसे से काफी आगे जाकर खड़ा हो गया। वो जो ही मेरे पास से गुजरने लगी तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा। मैंने उसे कई बार मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। तो मैं झुंझुलाकर सोचने लगा कि आखिर मैं कब तक यूं ही उसके पीछे पीछे भागता रहूंगा। सलीम ने भी एक दिन तंग होकर मुझे कहा, इस मामले का हल कुछ और भी तो निकाला जा सकता है, लेकिन उस पर मेरा दिल न माना। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर से निकली और अपने मखसूस रास्ते पर जाने के बजाय वो एक गली में मुड़ गई जिसका दूसरा सिरा बाजार की तरफ जाता था, तो मैं ये देखकर खुश हो गया कि वो बाजार जा रही है। यकीनन आज तो बात करने का ज्यादा मौका मिल जाएगा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करने लगा। मेरे देखते ही देखते हुए एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में दाखिल हुई तो मैं दुकान से बाहर ही खड़ा हो गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वो कुछ जरूरी चीजें लेकर दुकान से बाहर निकली तो मैंने मौका देखकर उसके सामने आकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो एकदम सहम गई और नजरें झुकाकर जल्दी से आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरी बातों का उस पर कोई असर न हुआ और वो फौरन वहां से तेज तेज जाने लगी। उसके चेहरे पर छाई हुई बेचैनी नकाब में होने के बावजूद मुझसे छुपी न रह सकी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और फैसला किया कि एक ना एक दिन तो उसे माइल करके ही रहूंगा। वो जैसे ही मदरसे से निकली मैंने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया और मुसलसल उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मुझे आपकी खामोशी बहुत पसंद आई है,
ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, मैंने कहा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। उसका यह सर्द रवैया मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। मैं हर रोज उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता, यहां तक कि मैं उसके साथ बस स्टॉप पर भी जाकर खड़ा हो जाता, मगर वो मुझे मुसलसल इग्नोर करती। जाने क्यों मुझे दानिया का ख्याल आता। दानिया भी तो मुझे ऐसे ही इग्नोर कर रही थी। दानिया का ख्याल आते ही मेरे दिल में एक टीस सी उठती, लेकिन मैं अब इस बेफैज मुशक्कत से थक चुका था। वो किसी सूरत भी कोई रद्द-ए-अमल देने को तैयार न थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा जैसा मैं किसी दीवार के साथ सर मार रहा हूं और अपने ही वक्त का ज़िया कर रहा हूं। बस उसकी आंखों से पता चलता था कि वो अंदर ही अंदर से बेचैन है। जब मैंने देखा कि पीछा करने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा और ना ही वो मेरी बात सुनती है, तो एक दिन मौके को गनीमत जानते हुए मैंने उसका रास्ता रोक लिया और इंतहाई नरमी से उससे मुखातिब होकर कहा, मैंने जब से आपको देखा है मेरा दिल आप पर मर मिटा है। मैं जब तक आपको न देखूं मुझे चैन नहीं आता। मैं इतने दिनों से आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन आपने मुझे कभी लिफ्ट ही नहीं करवाई। कभी तो मेरी किसी बात का जवाब दें। मेरी बात सुनकर उसने पहली बार मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा तो उसकी आंखों में मुझे शदीद बेबसी सी नजर आई। मैंने फिर से मस्कीन सूरत बनाकर उससे कहा, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? यकीन करें मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। उसकी आंखों से अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे बहुत बुरी तरह से डर गई है और यही वजह थी कि वो आगे जाने के बजाय अपने घर की तरफ मुड़ गई। उसे घर की तरफ जाते देखकर मेरा दिमाग गुस्से से भरने लगा। आखिर कितने दिन मैं उस लड़की के पीछे पागलों की तरह फिरता रहूंगा। गुस्से में घर जाने के बजाय मैं कैफेटेरिया में आकर बैठ गया और अपने लिए कॉफी का ऑर्डर दिया। मुझे आज फिर दानिया टूट कर याद आई तो मैंने उसे कॉल मिलाई, जिससे वो बार बार काट देती तो मुझे शदीद झंझलाहट होने लगती। मैंने अपनी कॉफी खत्म ही की थी कि अचानक दानिया शायरी के साथ कैफे के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दी तो गुस्से से मेरी कनपटियां जलने लगी। मेरी टेबल चूंकि पिलर की ओट में थी, इसीलिए कैफेटेरिया में दाखिल होते हुए मुझ पर डायरेक्ट उसकी नजर नहीं पड़ सकती थी, लेकिन मैं दाखिली दरवाजे से दाखिल होने वालों को बआसानी देख सकता था। यही वजह थी कि जब दानिया कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो मेरी नजरों में आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कॉल की तो उसने कॉल उठा ली। तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो वो कहने लगी, मैं घर पर हूँ, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ मसरूफ हूँ। जबकि वो मेरे सामने शहरी के साथ कॉफी पी रही थी। उसका झूठ दूसरी बार मैंने पकड़ा था। खुदा जाने इससे पहले वो मुझसे कितनी बार झूठ बोल चुकी थी। ये ख्याल आते ही मेरा दिल उसकी तरफ से इंतहाई खट्टा सा हो गया और मैं अपनी जगह से उठा और सीधा उसकी टेबल पर चला गया। कुर्सी घसीट कर उसके पास जब बैठा तो वो मुझे देखकर परेशान हो गई, जबकि शायरी के चेहरे पर एक बदमजगी सी उभर आई। आज की कॉफी मेरी तरफ से। मैंने वेटर को बुलवाया। मैं जानता था कि दानिया को कौन सी कॉफी पसंद है, लिहाजा मैंने उसका ऑर्डर दिया और खामोशी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने आज दानिया को अपनी मोहब्बत से आजाद कर दिया था। क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को आए दिन एक नए चेहरे के साथ नहीं देख सकता था। मुझसे पहले भी वो कई लड़कों के साथ घूमती फिरती थी। मुझे लगा कि शायद मेरी मोहब्बत उसे बदल देगी और वो मेरी बन जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसलिए बजाय उसे बुरा भला कहने के या फिर से तमाशा करने से बहुत बेहतर था कि मैं खुद ही उसकी जिंदगी से निकल जाऊं। लिहाजा मैंने उसे गुड लक कहा और बोझल कदमों से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये मोहब्बत भी कितनी बेकार चीज है, इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। मैंने दुख से सोचा, मैं मोहब्बत तो छोड़ सकता हूं, लेकिन इंतकाम नहीं। मदरसे के सामने खड़े मौलवी को देखकर मेरी कनपटियां फिर से सुलग सी गई। तो मैंने फौरन सलीम को कॉल मिलाई और उससे कहा कि मैं जिस मंसूबे पर काम कर रहा हूं वो मुझे कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा अब मैं एक और मंसूबे पर काम करना चाहता हूं। क्या वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगा? तो सलीम ने हामी भर ली, क्योंकि अबाय वाली लड़की जो यकीनन मौलवी की बेटी थी मेरी मोहब्बत के जाल में तो फंस नहीं रही थी, बल्कि उल्टा अब स्टॉप तक उसके साथ उसका कोई ना कोई भाई या फिर मौलवी खुद जाता था। और वापसी पर भी जब ये स्टॉप पर उतरती तो उनके आगे उनके घर का कोई ना कोई फर्द उसे लेने के लिए आया होता था। यकीनन उसने घर में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर की थी जिसकी वजह से अब कोई ना कोई उसके साथ आने लगा था। मैं भी उसका पीछा करते करते थक गया था, क्योंकि दानिया की मोहब्बत में भी मैं इसी तरह दौड़ता रहा था। लिहाजा मैंने सलीम से कहा कि अब इस लड़की को अगवा करना है, और ये कैसे करना है इसका मंसूबा तुम ही बनाओ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप फिक्र ही न करें, आप मुझ पर छोड़ दें, बस इतना बता दें कि इसे लाना कहाँ है। तो मैंने उसे अपने फ्लैट की लोकेशन समझाई और कहा किसी भी तरह से ये लड़की वहां पहुंचनी चाहिए। तो उसने कहा आपका काम हो जाएगा। उसके अगले दिन वो जैसे ही मदरसे से निकली और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी, मैंने सलीम को इशारा किया। हमने उसका पीछा किया और जैसे ही वो अकेली हुई
मैंने पीछे से जाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सलीम ने उसे मजबूती से पकड़कर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर फेंका। ये चंद सेकंड्स की कार्रवाई थी, लेकिन मौलवी की नजरों में आ गई। वो फौरन गाड़ी की तरफ लपका, लेकिन इस दौरान मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से आगे बढ़ा दी। हम दोनों ने मास्क पहने हुए थे, लिहाजा मौलवी का हमें पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो हम उसकी तरफ से तो बेफिक्र थे। उसे बेहोशी की हालत में मैं फ्लैट के अंदर लेकर आया। सलीम जा चुका था और अब फ्लैट में मैं और वो लड़की बिल्कुल तन्हा थे। वो आड़ी तेजी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अल्लाह जाने कि मैं अब तक उसके करीब क्यों नहीं जा पा रहा था। मैं उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में हरकत होने लगी, तो मैं अलर्ट हो गया, गोया वो होश में आ रही थी। तो मैं फौरन पानी लेने किचन में गया और जो ही कमरे में आया तो मेरे कदम जैसे किसी ने जकड़ लिए। मैंने आज तक इतना हुस्न कहीं नहीं देखा था। उसके चेहरे से नकाब हट चुकी थी और वो तेज तेज सांस ले रही थी। उसकी हिरनी जैसी आंखों में खौफ था और वो दाएं बाएं नजरें घुमाकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। वो बार बार अपना सर भी पकड़ लेती। यकीनन उसका सर घूम रहा था। वो एक धान पान सी लड़की थी। मैं दरवाजे में खड़ा उसके खूबसूरत चेहरे के दीदार में इस कदर खो चुका था कि मेरे तो हवास काम करना ही छोड़ गए। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एकदम सिमटकर बेड के साथ जा लगी। फिर उसने अपना हिजाब खींचकर अपने चेहरे को ढांप लिया, तो मैंने एकदम से अपनी निगाह नीची कर ली। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे दिल में ख्याल सा आया कि इस लड़की को मुझसे डरना नहीं चाहिए। यह ख्याल आते ही मैंने दोबारा उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा और पानी लाकर बेड के करीब टेबल पर रखा और खामोशी से कमरे से बाहर आने लगा ताकि मेरे चले जाने पर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन अभी दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि उसने मुझे आवाज दी, कौन हो तुम? वही ना जो मेरा रास्ता रोकता था। तो मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने अपना सर और चेहरा ढांप लिया था, लेकिन उसकी वो ब्राउन आंखें खौफ से लबरेज थी और आंसुओं से लबालब भर गई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कट सा गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, हाँ मैं वही हूं। तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे ना। तुम्हारे यहाँ क्या मोहब्बत इसी का नाम है कि अगर कोई ना माने तो उसको जबरदस्ती उठाकर बेइज्जत कर दो? वो करब आमेज लहजे में बोली। तो मैं उसकी खूबसूरत आवाज को सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। हकीकत ये नहीं है, मैंने गंभीर लहजे में आहिस्ता से कहा। तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई और वो बेड से उतरकर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तो फिर हकीकत क्या है? मैंने उससे कहा। मुझे इंतकाम लेना था, ये उसी का नतीजा है। तो वो हैरत से मेरी तरफ देखकर बोली, इंतकाम? किससे लेना था इंतकाम? तो मैंने कहा, तुम्हारे बाप मौलवी साहब से। तो उसकी आवाज में दुनिया जहां की परेशानी उमड़ आई। मेरे अब्बा ने ऐसा क्या कर दिया जिसका बदला तुम उनकी बेटी से ले रहे हो? मैंने उसकी तरफ निगाह उठाए बगैर ही दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बाप ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, इसीलिए यह फैसला किया था कि तुम्हारे बाप को इस थप्पड़ का मजा जरूर चखाऊंगा। तो वो मेरी बात सुनकर खौफ से थर थर कांपने लगी। फिर उसने कमरे से भागने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़ लिया और गुस्से से उसे कहा, खबरदार, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगी। मुझे उस पर इतना शदीद गुस्सा आया कि मैंने अपना हाथ जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया ही था कि उसने अपने नाजुक हसीन हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मुझे जाने दो, मुझ पर रहम खाओ, मैं पहले ही बहुत दुखों की मारी हूं। तुम जिसे मेरे वालिद समझकर इंतकाम ले रहे हो वो मेरे वालिद नहीं बल्कि मेरे चचा हैं। मेरे वालिदैन तो एक हादसे में इंतकाल कर गए। मैं यतीम लड़की हूं। पहले ही चची मेरी वजह से चचा से लड़ती रहती थी कि इसे घर से निकालो, हम अपने बच्चों का खर्चा उठाएंगे इसका। वो मुझसे बहुत तंग है और अब तो इस वजह के बाद तो उन्हें मौका मिल जाएगा। तुम मुझे वहां छोड़ाओ, अभी किसी को कुछ पता नहीं चला होगा। तो मैंने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा जिसकी ब्राउन आंखों में एक उम्मीद थी कि जैसे मैं उसकी बात मान जाऊंगा। उसकी और मेरी जिंदगी एक जैसी ही थी। वो बिन माँ बाप के पली थी और मैं माँ बाप होते हुए भी तन्हा पड़ा था। मेरी और उसकी कहानी सेम सेम थी। शायद इसी वजह से मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा सर्द पड़ गया और मैंने उससे कहा, फौरन मेरे साथ चलो। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और इज्जत से उसके घर जाकर छोड़ दिया और खुद कैफेटेरिया में चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी वजह से उस लड़की पर क्या कयामत टूट जाएगी। उसकी चची ने उसे घर में घुसने ही ना दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बाहर खड़ी थी, कॉफी का पहला सिप लेते हुए। जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। खुदा खैर करे, ये लड़की दरवाजे पर खड़ी रो क्यों रही है? अच्छी भली तो अंदर गई थी, तो क्या इसकी चची ने इसको अंदर नहीं आने दिया? मैं फौरन कैफेटेरिया से बाहर निकला ही था कि अचानक उसकी चची ने कपड़ों से भरा हुआ बैग उठाकर घर से बाहर फेंका
और चीख कर कहा, खबरदार, जिसके साथ मुंह काला करके आई हो वापस उसी के पास जाओ। मेरी भी जवान बेटियां हैं, मैं तुम्हारी वजह से उनके मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती। वो लड़की रो रो कर अपनी बेगुनाही उन्हें बता रही थी, लेकिन उस औरत को बिल्कुल भी रहम ना आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की बैग उठाए दाएं बाएं देखने लगी। पास से गुजरते हुए कई मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे, तो मुझसे ये सब बर्दाश्त न हुआ। मैं फौरन उसके करीब गया। मुझे देखते ही वो रोने लगी। मैं जानता था ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही इसे ठीक करूंगा। मैंने आहिस्ता से उसे कहा और उसका बैग उठा लिया। वो भी चुपचाप मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। आंसू एक तवातुर से उसके गालों पर बह रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल कट गया हो। वो बेगुनाह थी, लेकिन मेरी वजह से बदनाम हो गई थी। अचानक मैंने उस लड़की की तरफ मुड़कर कहा, शादी करोगी मुझसे? तो वह हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ एक मुकद्दस ताल्लुक रखना चाहता हूं और निकाह से बढ़कर कोई ताल्लुक पाकीज़ा नहीं है। तो उसने सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। तो मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली और उसे घर ले आया। मैंने सोच लिया था कि इसकी जिंदगी जो मेरी वजह से मुश्किल का शिकार हुई थी, अब मैं ही इसमें आसानियां लाऊंगा। लेकिन वो एक बड़े ज़र्फ वाली लड़की साबित हुई। वो मेरी बीवी बनने के बाद उसने मेरी तमाम खताएं माफ कर दी और मेरी जिंदगी को गुले गुलजार कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।